हाँ तो विद्यार्थियों, जैव प्रक्रम चैप्टर के जितने एमसीक्यू है वो एमसीक्यू पूरे बता देता हूं एक बार आप लोगों को बढ़िया तरीके से। फिर आप लोगों को इंपोर्टेंट तो एक साथ दे ही दिए जाएंगे, टेंशन ना करो, ठीक है। जो महत्वपूर्ण रहेगा, हालांकि ज्यादा से ज्यादा देखो ताकि आप लोगों को रिस्क नहीं रहे कि एग्जाम में काफी बेहतरीन कर पाओ, आप लोग अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पाओ, ठीक है। अब ये जो जैव प्रक्रम वाला पार्ट है 8 नंबर का, आपसे पहले थ्योरी बताई थी इसकी मेन, और अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे जो ताकि पूरा चैप्टर आ जाएगा इसमें, ठीक है। सबसे पहली बात करें तो देखो ध्यान से, यहां पर बात करते हैं पादप में जो जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है, ठीक है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है तो ध्यान रखना, पादपों में जल के वहन के लिए ध्यान रखना जाइलम उत्तक होता है, ठीक है। मतलब पेड़ पौधों की जड़ में जाइलम पाया जाता है, और पेड़ पौधों की जो जड़ होती है इसमें से जाइलम को यदि निकाल कर फेंक दिया जाए तो पेड़ सूख जाता है। यानी जाइलम मुख्य रूप से जल के वहन का कार्य करता है। किसका काम करता है? जल के वहन का काम करता है। अब देखो अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है। तो आप भी जानते हो न्यूरॉन किसमें आता है भाई, न्यूरॉन आपको मैंने बताया, आपको मैंने पढ़ाया कि ध्यान रखना न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है, ठीक है। और अपना उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई के बारे में बात करें तो क्या है? नेफ्रॉन। अपनी क्लास में पढ़ा कि उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, जो मैं आपको पढ़ा चुका। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हीमोग्लोबिन ध्यान रखना किसका निर्माण करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। यानी हीमोग्लोबिन रक्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रक्त का, ठीक है। आगे ध्यान दें आप लोग, पादप में फ्लोएम उत्तक, देखिए पादप में जो फ्लोएम उत्तक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पादप में थोड़ा डिस्प्यूट हो रहा है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, एक मिनट इनको हटा देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, आपको दिखाई नहीं देगा सही से। अब देखिए एक बार आप लोग थोड़ा सा संयम बनाए रखेंगे। अपन ने ये क्वेश्चन देख लिया, हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रुधिर कोशिकाओं में, ठीक है। पादप में जो फ्लोएम उत्तक उत्तरदायी किसके लिए है? तो आपको पता है कि फ्लोएम पादप में भोजन का वहन करता है। पादप में जो फ्लोएम उत्तक होता है किसका वहन करता है? ये भोजन का वहन करता है। किसका वहन करता है? भोजन का वहन करता है। आगे बात करें तो देखो मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है और संबंधित है। अब आपको भी पता है कि मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? क्या श्वसन से संबंधित है? नहीं। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? नहीं। परिसंचरण तंत्र से संबंधित है? नहीं। पोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से। आगे बात करें तो देखो मानव में फुफ्फुस किस तंत्र का भाग है? और आपको भी पता है कि फुफ्फुस है, फुफ्फुस से जो आवरण होता है किस में होता है? श्वसन, फुफ्फुस, ठीक है, श्वसन से संबंधित है। आगे बात करें, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश प्रवाह को रोकता है। कौन रोकता है? तो वाल रोकता है, ठीक है। संकुचन होता है हार्ट, तो ध्यान रखना अंदर का जो ब्लड होता है उसके पश प्रवाह को कौन रोकता है? तो ध्यान रखना हार्ट में क्या पाए जाते हैं? वाल पाए जाते हैं, और ये वाल ध्यान रखना पश प्रवाह को रोकते हैं। मनुष्य में वक्र एक तंत्र है, तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र। वक्र किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। आपको ये ध्यान रखना कौन सा भाग किससे संबंध रखता है। हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित रहता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया, श्वसन तंत्र में मैंने पढ़ाया, ठीक है, सॉरी, बिल्कुल हाँ, हमने यकृत में पढ़ाया कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है, इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में वापस बदलना ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाता है। तो मैंने कहा था कि हमारे शरीर में भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन में संचित रूप रहता है। आगे बात करें स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है? स्वपोषी पोषण के लिए ध्यान रखना CO2 चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। बताया था आपको
याद भी होगा आपको, स्वपोषी पोषण के लिए CO2 जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल चाहिए। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्ची सामग्री चाहिए महत्वपूर्ण रूप से, CO2 जल, ठीक है, और क्लोरोफिल, और एक क्या चाहिए हमको, सूर्य का प्रकाश। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, तो ये आप सभी को पता है कि ये परिवहन से संबंधित है। किससे संबंधित है, परिवहन से। रुधिर का जो द्रव भाग है उसको क्या कहा जाता है, रुधिर के द्रव भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया कहां पूर्ण होती है, तो आपको पता है छोटी आंत में पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहां जाकर पूर्ण होती है, छोटी आंत में। निम्न में से जैव उत्प्रेरक कौन सा है, जैव उत्प्रेरक आप सभी को पता है अमल है, एंजाइम है, तो ध्यान रखना एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। यहां से आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है। आगे ध्यान देंगे सभी। मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो मैंने बताया था मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है वो क्षुद्रांत होता है, छोटी आंत होती है। छोटी आंत सबसे लंबी होती है, क्षुद्रांत्र बोलते हैं इसको। क्या होता है, क्षुद्रांत, ठीक है। मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा, अभी अभी बात हो रही थी, मछली का जो श्वसन अंग है वो कौन सा होता है, क्लोम होता है, क्लोम। गिल्स, गलफड़े, गलफड़े उर्दू में बोलते हैं, गिल्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसको क्लोम बोलते हैं। मछली का मुख्य श्वसन अंग, हिंदी में कहें क्लोम, अंग्रेजी में कहें गिल्स, और हम उर्दू में कहें तो गलफड़े, ठीक है। किस वाहिका में वाल नहीं पाए जाते, तो मैंने बताया था कि धमनी में कपाट पाए जाते हैं, सिराओं में कपाट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कपाट का मतलब वाल है, तो धमनी में वाल नहीं पाए जाते। आगे बात करें, पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो आपको पता है कि पादपों में जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो मैंने कहा था लाइपेज लिपिड का पाचन करता है। ये सब थ्योरी में है, आप अच्छे से देखिए, लाइपेज लिपिड का पाचन करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ध्यान रखना, कहां से निकलता है, जल से, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहां से निकलता है, जल से। रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली जो वाहिकाएं हैं क्या कहलाती है, धमनी। धमनी धमका कर ले जाती है रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक। सिरा शर्मा के लिए आती है रक्त को विभिन्न अंगों से हार्ट की ओर। आगे बात करें तो पित्त रस स्त्रावित कहां से होता है, तो पित्त रस हमने बताया आपको यकृत से स्त्रावित होता है। रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, तो प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो क्षुद्रांत्र में होता है, बता दिया। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बता नहीं रखा। अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है, तो ध्यान रखना ये कूट पाद या पादप से करता है। अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है, कूट पाद या पादप से करता है। आगे ध्यान देंगे, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहते हैं उसको, शोषण। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, शोषण। इथेनॉल किस प्रकार के दहन में बनता है, अब आपको पता है कि इथेनॉल है अवायवीय शोषण में बनता है। किसमें बनता है, अवायवीय शोषण में। आगे ध्यान देंगे, ये कंसेप्ट आपका ध्यान दीजिए। अगला कंसेप्ट देखो, अवायवीय शोषण में बनता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पर। आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, ताकि आप लोगों को पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप कमेंट करेंगे तब आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चे, और आप लोगों को जो चीज जिस टाइप से पढ़नी है आप बता दीजिएगा। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं सर डिटेल से पढ़ाइए। सर मान लीजिए आप लोग कहेंगे कि सर आप कम पढ़ाइए, आप कहेंगे सर मेन पढ़ाइए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे ध्यान दो, मैं आपका बिना समय खराब करे हुए लगातार नॉन स्टॉप आपके सामने खड़ा हूं। कृपया आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, आप लोगों के लिए ये मेहनत की जा रही है, आप सभी को भी पता है, ठीक है। अवायवीय शोषण में जो मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो मैंने बताया था इथेनॉल बनता है। मुख्य उत्पाद क्या बनता है, इथेनॉल। कल अपन बात कर रहे थे कि स्वस्थ शरीर का सामान्य जो बीपी होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक को कितना होता है, 120 से 80 mmHg होता है, ठीक है।
फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी रचना कहलाती है, क्या कहते हैं उसको? वायु कुपिका। अंतिम सिरे, ध्यान रखना, श्वसन तंत्र की मूल इकाई क्या है? वायु कुपिका। ठीक है, आगे ध्यान दो। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? कल ही बता रहा था, स्पाइगेनोमेनोमीटर। क्या नाम है? स्पाइगेनोमेनोमीटर। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। जटिल मड स्टार्च को सरल शर्करा में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ये लारीय एमाइलेज करता है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, लारीय एंजाइम करता, एमाइलेज करता है। ठीक है, खालिस्तान में प्रश्न पूछा हुआ है इससे पहले एग्जाम में। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मैंने बताया था 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। और मानव के हृदय में कितने कोष्ठ है? ये भी मैंने बताया 4 होते हैं। मानव में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जक पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया होता है, ये भी बताया आपको। क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन किस तरल द्वारा होता है? लसिका द्वारा होता है। बड़े ध्यान से देखेंगे, क्षुद्रांत द्वारा जो अवशोषित वसा का वहन है वो किस तरल पदार्थ द्वारा होता है? लसिका द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखें। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे ध्यान देंगे सभी, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? कौन सा एंजाइम करता है? ठीक है, क्षुद्रांत के अंदर बात करें, प्रोटीन का जो पाचन है वो कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? हरित लवक के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण। यकृत एवं अग्ना से दोनों अपने स्त्रावित रस आहार नाल के किस भाग में भेजते हैं? तो ये क्षुद्रांत में भेजते हैं। किसमें भेजते हैं? क्षुद्रांत में। अब आगे अभी भी मैंने बताया था आप लोगों को यहां से कि 1 मोल एटीपी के विखंडन से कितनी ऊर्जा विमोचित होती है? तो आपको बताया था 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ध्यान रखना, ऊर्जा मोचित होती है। यह प्रश्न भी आपका काफी अच्छा है, कृपया इस प्रश्न पे भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान दो। आगे, मानव उत्सर्जन तंत्र की सूक्ष्म इकाई क्या है? तो मैंने बताया था नेफ्रॉन को ही वक्राणु बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? वक्राणु। किन्हीं 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम बताओ, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। अधिक काम करने पर पेशियों में किस कारण से दर्द होता है? तो आपको पता है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण पेशियों में दर्द होता है, जो मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। फेफड़ों में गैसों O2 CO2 का विनिमय कहां होता है? तो ध्यान रखना, ये वायु कुपिका नामक स्थल पर होता है। कहां पर होता है? वायु कुपिका नामक स्थल पर होता है। फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कुपिका कहते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे ध्यान रखो, फेफड़ों के ऊपर की झिल्ली को प्लूरल झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्लूरल झिल्ली। फेफड़ों के ऊपर की झिल्ली को प्लूरल झिल्ली कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देंगे सभी विद्यार्थीगण। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें। ठीक है, तो मैं आगे आप लोगों के लिए लगभग पूरे पार्ट तैयार कर दूंगा 2 या 3 दिन में। लेकिन आप वीडियो शेयर करने में कंजूसी करें, वीडियो पर लाइक कमेंट ये कम आए तो फिर भी ध्यान रखना, मैं वीडियो बनाने में बहुत बड़ी कंजूसी कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों के आंसी से काम नहीं चलेगा। प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपको जानता हूं, इस टाइम पर आप ये वीडियो देखकर जिस टाइम पर लाइक कमेंट के लिए बोला गया, आप हंस रहे होंगे, गुरुजी क्या कर रहे हैं। अब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपने गुरुजी के लिए इतना सा नहीं कर सकते क्या? वैसे मुझे पूरा भरोसा है, और भरोसा है जब तो आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और आप भी वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे सभी। आरबीसी का रंग कौन से वर्णक की उपस्थिति में लाल होता है? तो मैंने कहा था आपको कि आरबीसी का जो रंग है, वो आरबीसी का रंग कौन से वर्णक की उपस्थिति में लाल होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक बताया आपको। क्या बताया था मैंने आपको? हीमोग्लोबिन वर्णक बताया था। आप सभी को पता होगा क्या बताया? हीमोग्लोबिन वर्णक। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को। और एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आमाशय में किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है? तो मैंने बताया पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, आगे ध्यान दो। श्वसन में ग्लूकोज का पायरेट में विखंडन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। किसमें संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। हार नली के प्रत्येक भाग में भोजन की नियमित प्रवाह होने के लिए
कौन सी गति जरूरी है? कर्मानुकुंचन गति। कौन सी गति जरूरी है? हाल के प्रत्येक भाग में भोजन की नियमित प्रवाह के लिए कौन सी गति चाहिए? कर्मानुकुंचन गति का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्षुद्रांत के आंतरिक भाग स्तर पर अंगुली नुमा पर्वत पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम या रसांकुर। दीर्घरोम या क्या कहा जाता है? रसांकुर। ठीक है। इन सभी प्रश्नों से बाहर आपका किसी भी कंडीशन में प्रश्न नहीं जाएगा, यह आप लोगों को बता दिया जाता है, क्योंकि चैप्टर के लगभग 26 में ले लिया है, आप चिंता ना करें। ठीक है। आगे ध्यान दो, पर आप लोग देख कर जाएं ताकि आप लोगों का एग्जाम बेस्ट जाए, ये आपसे उम्मीदें हैं। ठीक है। देखिएगा, आगे बात करते हैं। पत्तियों में जो रंध्रों का खुलना और बंद होने का जो कार्य है, कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? द्वार कोशिकाओं द्वारा। ठीक है। पत्तियों में जो रंध्रों का खुलना और बंद होने का कार्य किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? द्वार कोशिका के द्वारा। पादपों, तो देखिए पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद किस भाग में संचित होते हैं? तो मैंने आप सभी को बताया कि ये पुराने जाइलम में संचित होते हैं। कहां पर संचित होते हैं? पुराने जाइलम में। उभयचर या जो बहुत से सरीसृप होते हैं, इन जंतुओं में अनियत तापी जंतुओं में कितने कोष्ठीय हर्ट होता है? तो 3 कोष्ठीय हर्ट होता है। जैव प्रक्रम को परिभाषित करो। 2023 का यह प्रश्न है। सजीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहते हैं उसको? जैव प्रक्रम कहते हैं। पायरेट के विखंडन में CO2 जल ऊर्जा बनती है, तो यह क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो मैंने बताया यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है। हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। मानव में पाचित भोजन से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण कहां पर होता है? तो यह बड़ी आंत में होता है। वर्धांतर बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? वर्धांतर बोलते हैं। ठीक है। आगे ध्यान देंगे, लगातार बने रहें और आप परेशान नहीं हुए हैं। ठीक है। बड़े मन से, शांत मन से आप लोग वीडियो को देखते रहे। ठीक है। आगे ध्यान दो, यहां तक अपना कंसेप्ट हो गया। पादपों में बात करें, पादपों में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो ध्यान रखना, पादपों में भोजन पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होती है, उन्हें मंड या स्टार्च के रूप में भोजन को क्या कर लिया जाता है? संचित कर लिया जाता है। ठीक है। पादपों के लिए नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? पादपों के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। मतलब पादपों के लिए नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन का उपयोग ध्यान रखना प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। डायरेक्टली ये ध्यान रखो, रुधिर में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का काम क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना कि रुधिर में तरल माध्यम में जो प्लाज्मा होता है, ये भोजन CO2 और नाइट्रोजनी जो वर्ज्य पदार्थ है का विलीन रूप से क्या करता है? वहन करने का काम करता है। कौन से जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही करके उसका अवशोषण करते हैं? फफूंदी, इष्ट तथा मशरूम आदि कवक ध्यान रखना अवशोषण करते हैं। कौन से जीव भोज्य पदार्थों का विघटन कर शरीर के बाहर ही करके उसका अवशोषण करते हैं? फफूंदी, इष्ट तथा मशरूम आदि कवक। ठीक है। आगे ध्यान दो, जाइलम है, ये तो जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, पादपों में दिन के समय जाइलम में जल की गति के लिए वाष्पोत्सर्जन मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। वाष्पोत्सर्जन कौन सा बल कार्य करता है? वाष्पोत्सर्जन बल कार्य करता है तथा रात्रि के समय जल में के वहन में मूल दाब विशेष रूप से प्रभावी होता है। यानी आपसे प्रश्न पूछ रहे कि जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा है? तो आपको बताना वाष्पोत्सर्जन मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। ठीक है। रात्रि के समय जल के वहन में जो मूल दाब होता है वही विशेष रूप से प्रभावी होता है। शॉर्ट में याद रख लो कि जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है वाष्पोत्सर्जन मुख्य प्रेरक बल होता है, और रात के समय जो इसका मूल बल होता है, वो जो मूल दाब होता है वही इसका प्रभावी ध्यान रखना बल का कार्य करता है। एंजाइम क्या होते हैं?
एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं। पहली चीज तो उत्प्रेरक क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जीव भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जैव उत्प्रेरक एंजाइमों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो मनुष्य में रक्त परिवहन के प्रत्येक एक चक्कर में रक्त हृदय से कितने बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यह भी मैंने आपको बता दिया। वसा का पाइसीकरण क्या होता है, वसा के वृहत अणुओं की छोटी छोटी गोलिकाओं में विखंडन करना ही क्या कहलाता है, पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। पाचन को परिभाषित करो, अभी अभी आपको बताया पाचन को परिभाषित करना, ठीक है, वही पाचन को परिभाषित करना अभी भी बताया, ठीक है। ध्यान देंगे सभी। पाचन भोजन को छोटे अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा, उत्तक वृद्धि, मरम्मत के लिए करता है। पाचन एक जीवन प्रक्रिया है जो लगभग सभी जीवित जीवों में होती है, ठीक है। या पाचन की पहले परिभाषा दे दी वो याद कर लो, या आपको पहले से कोई याद है तो उसे याद रखो, टेंशन ना करो। थोड़ा बहुत चेंज के चक्कर में आप लोग परिभाषाएं चेंज मत करने लग जाना, ठीक है। शाकाहारी जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं इनमें ध्यान रखना घास खाने के लिए शाकाहारी जंतुओं को सेलुलोज पचाने के लिए जरूरत होती है और सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, ठीक है। मांस का पाचन सरल होता है, जैसे बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत क्या होती है, छोटी होती है। शाकाहारी जो जीव होते हैं इनकी क्षुद्रांत बड़ी होती है क्योंकि ये घास खाते हैं और घास में सेलुलोज होता है और सेलुलोज को पचाने के लिए ध्यान रखना बड़ी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। जबकि मांस को पाचन करना सरल होता है, मांस का पाचन आसानी से हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना बाघ होता है इसकी क्षुद्रांत क्या होती है, छोटी होती है। भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस की क्या भूमिका है, महत्वपूर्ण रूप से यह समझाना आप लोगों को, ठीक है। ध्यान दो, अपन बात करें यहां पर, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थीगण। भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की क्या भूमिका है। अग्नाशय रस एक रस का स्त्रवण करता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस आते हैं जिसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, बताया था मैंने। और ये तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एमाइलेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत में आमाशय से आने वाला भोजन कैसा होता है, अम्लीय। और अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए यकृत से स्रावित रस उसे क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दंत क्षरण क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि दंत क्षरण क्या है, ठीक है। दांतों के इनेमल तथा डेंटिन मैंने बताया था, दांतों का सर्वाधिक भाग डेंटिन का बना होता है, ठीक है। दांतों के इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण का मतलब हो गया हानि होना या हटना, ठीक है, के कारण दांत गिरने लग जाते हैं। जब इनेमल हट जाता है दांतों के ऊपर से, डेंटिन हटने लग जाता है, तो ध्यान रखना दांत गिरने लग जाते हैं। इसका कारण जीवाणु द्वारा शर्करा पर क्रिया कर अमल बनाना। ध्यान रखना मुंह का पीएच जब घट जाता है तो ध्यान रखना दांत गिरने लग जाते हैं। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। आगे ध्यान देंगे सभी विद्यार्थीगण, बड़े ध्यान से देखेंगे। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है। शरीर से रक्त स्त्राव होने पर प्लेटलेट्स कोशिकाएं चोट लगी स्थान पर जाल बनाकर रुधिर का थक्का बना देती है। किसका थक्का बना देती है, रुधिर का, जिससे रक्त स्त्राव बंद हो जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है, कैसे ब्लीडिंग कैसे रुक जाती है प्लेटलेट्स से। तो शरीर में जो रक्त स्त्राव होता है प्लेटलेट्स कोशिका के चोट लगे स्थान पर जाल बनाकर रुधिर का थक्का बना देती है, जिससे कि रक्त स्त्राव क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं समझाओ। पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से स्वपोषी और विषमपोषी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे हो गए, कुछ जीवाणु हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, ये सब ध्यान रखना स्वपोषी है, ठीक है। वे जीव जो अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। और इसमें जंतु और कवक आते हैं। कौन आता है, जंतु और कवक इसमें आते हैं। आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे, देखेंगे और आगे ध्यान दें सभी विद्यार्थी, देखिएगा। पौधों के शरीर में
पौधों के शरीर में पोषण कैसे होता है, इस प्रक्रम की अभिक्रिया समीकरण लिखिए। जो हरे पौधे होते हैं ये स्वपोषी जीव होते हैं, हरे पौधे स्वपोषी जीव होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में स्वपोषी भार से लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल को सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में संश्लेषित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड या स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा, पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की यह अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, इसे आप याद रखिए थोड़ा सा। 6CO2 प्लस 12H2 क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, यहां से ये परिभाषा और ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये समीकरण आप लोगों का क्लियर होना चाहिए यहां से। ठीक है, ध्यान दो। आगे बात करते हैं, यहां से ध्यान दो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य घटनाओं को समझाइए। कई बार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया, कई बार। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करना, अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। H2O अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होना। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपक्षय होना। ठीक है, रंध्र क्या है, तो यहां ध्यान देना, रंध्र क्या है, पादपों में रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि को आपको समझाना है। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। यानी पेड़ पौधों की जो पत्तियों में जो छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से ध्यान रखना जो गैस है उनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इन रंध्रों में से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन रंध्रों को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। पौधा क्या कर लेता है, इन रंध्रों को बंद कर लेता है। ठीक है, चित्र भी आपको बनाना आना चाहिए यहां से। और रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य होता है। ये काम किसका होता है, द्वार कोशिकाओं का। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र क्या हो जाता है, बंद। इसके अलावा आपको ये दोनों चित्र आने चाहिए बनाना। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, जिन बच्चों को टॉप नंबर लाने उन बच्चों को सब कुछ ध्यान रख के जाना है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में पोषण विधि को समझाओ। ठीक है, अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाओ। यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा है, पैरामीशियम है। अमीबा में समझो सबसे पहले। एक कोशिकीय जीव अमीबा अपनी कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी पर्वत कूटपाद या पादाप की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा पादाप या कूटपादाप की मदद से भोजन ग्रहण करता, आपको बताया था। ये पर्वत भोजन को घेरकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का अपघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं तथा बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब पैरामीशियम पे बात करें तो ध्यान रखना, पैरामीशियम भी एक कोशिका जीव है, एक कोशिकीय जीव है और इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है जो पक्षमाप द्वारा पूरी तरह क्या होती है, ढकी होती है। ठीक है, पक्षमाप द्वारा पूरी तरह ढकी होती है और इसमें भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान पर पक्षमाप गति द्वारा पहुंचता है। पैरामीशियम में जो भोजन पहुंचता है वो किस गति से पहुंचता है, पक्षमाप की गतियों द्वारा पहुंचता है। यहां पर अमीबा का जो यहां भोजन ग्रहण करने का ये जो चित्र थोड़ा ध्यान रख के जाए, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, ध्यान दो। आगे ध्यान देंगे सभी विद्यार्थीगण। अब देखिए पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों और शाही ग्रंथियों का नाम। अब पाचन तंत्र के अंग मैंने मुंह, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, वर्धांत, गुदाद्वारी बता दी। लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय ग्रंथि जो पढ़ ही चुके हैं। भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है, लार क्या सहायता करती है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एमिलेस कहते हैं और ये लारीय एमिलेस एंजाइम भोजन में उपस्थित जटिल अणु जो स्टार्च होता है उसको सरल शर्करा में क्या कर देता है, खंडित कर देता है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैंने थ्योरी क्लियर कराई है, प्रश्नों से आप इस थ्योरी को एक बार पढ़ोगे तो आपका और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। आमाशय में स्रावित अम्ल का नाम क्या है और कार्य क्या है, जो मैंने बताया था आपको। मानव के आमाशय में पाचन क्रिया विधि को समझाओ, ये प्रश्न पूछ ले
क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्त्राव नहीं होगा, समझाइए। कोई सा भी प्रश्न आपसे यहां से पूछ ले, आपका उत्तर यही होगा। यहां से 3 क्वेश्चन है, किसी टाइप से पूछ ले। मुंह से भोजन ईसोफेक्स द्वारा, ग्रसिका द्वारा आमाशय तक ले जाया जाता है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां पाचक रस स्त्रावित करती है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम तथा श्लेष्मा होते हैं। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से सुरक्षा करता है। आमाशय में इस पचित भोजन को क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। ये सब बातें आप लोगों को मैंने बता दी है, ठीक है। आगे ध्यान दो, जितना आप लोगों को आए उतना लिख के जरूर आना है, ठीक है। ध्यान दो आगे। यदि बात करें अपन क्षुद्रांत में भोजन के पाचन की क्रिया को समझाओ। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की पूर्ण पाचन का कार्य स्थल है, ठीक है। पूर्ण पाचन स्थल है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत में आंतरिक रस स्त्रावित होता है। जो क्षुद्रांत होती है उसमें पाचन क्रिया को समझाना है। और आप सबको मैंने बताया था कि जो क्षुद्रांत होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का चयन, पूर्ण पाचन, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है। यदि ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है क्षुद्रांत। कहां पर बताना है, क्षुद्रांत। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत में आंतरिक रस स्त्रावित होता है। एवं यकृत से पित्त रस और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशयी रस प्राप्त होता है। पित्त रस भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है। वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है, ठीक है। अग्नाशय रस ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का क्या करता है, पूर्ण पाचन करता है। ये बता दिया मैंने, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। आंतरिक रस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है, एमिनो अम्ल। जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज एवं वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ये मैंने बताई दिया आप सभी को। आगे देखो, हमारे शरीर में वसा का पाचन समझाओ। और ये प्रक्रम कहां होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन क्षुद्रांत में होता है, ठीक है। क्षुद्रांत में वसा की बड़ी बड़ी जो गोलिका होती है वो, ध्यान रखना, एंजाइमों की उपस्थिति में छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल जाती है, जिसे इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ये बात अपन ने पढ़ी है, ठीक है। ध्यान देंगे आप सभी, आगे ध्यान देंगे। अब देखो तो ये कार्य मुश्किल हो जाता है। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त लवण इस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़कर इमल्सीकृत कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अग्नाशय द्वारा स्त्रावित अग्नाशय रस में लाइपेज एंजाइम होता है, जो इमल्सीकृत वसा का क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। ध्यान देंगे सभी, आगे ध्यान दो। लाइपेज एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, मानव में पाचित भोजन का अवशोषण कैसे होता है और इसको समझाना है। पाचित भोजन का अवशोषण कैसे होता है इसको समझाना है। पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे पर्वत होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए उत्तकों के निर्माण और पुराने उत्तकों की मरम्मत में होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहां से, ठीक है। बिना पचा हुआ भोजन वर्धांतर में भेज दिया जाता है, जहां अधिक संख्यक दीर्घरोम इन पदार्थों में से जल का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देंगे सभी, आगे बात करते हैं। आपको ये मैंने बता दिया कि विभिन्न पथों में ग्लूकोज के विखंडन का आरेख बनाओ। अब ये चीजें बता दी, आप लोग इनको देख लीजिए, जहां समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये मैंने बताया आप लोगों को कि ये प्रश्न आप लोगों का ध्यान रहे आप सभी को, यहां से ये प्रश्न 100% इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। वायु शोषण को परिभाषित करो। वायु शोषण के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए, जो ऊपर आप लोगों को इसमें समझा दिया गया है, ठीक है। और आराम से एक बार मेरे मुख जबानी से भी सुन सकते हो, बड़े ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। बिना आवाज करे चुपचाप शांति से बैठे रहो, देखते रहो, ठीक है। वायु शोषण के दौरान ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज ऊर्जा में बदल जाती है। वायु शोषण के दौरान ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज ऊर्जा में बदल जाता है। वायु शोषण के दौरान
कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे पदार्थ भी बनते हैं। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव्य में टूटकर पायरेट के 2 अणु बनाता है। ठीक है, मैंने आपको ये सब चीजें समझाई, ध्यान हो तो। ठीक है, वायु श्वसन में पायरेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनाता है। ठीक है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है, इस पे बात करें तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक दूसरे की पूरक और विपरीत प्रक्रियाएं हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन की मुक्त होती है। वहीं श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण और ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ठीक है, ध्यान दें। आगे बात करें तो देखो वायु श्वसन और अवायु श्वसन में अंतर क्या है। ठीक है, वायु श्वसन में देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये बता दिया, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें CO2 जल बनता है, यहां पर इथेनॉल और CO2 बनता है। इसमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है बाह्य श्वसन में, इसमें ऊर्जा कम मात्रा में बनती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और ये इष्ट में संपन्न होता है। ठीक है, ये किस में संपन्न होता है, इष्ट में। एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा, पहले भी बता रखे हैं। ठीक है, तो जो नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, आगे देखो, ध्यान देंगे सभी। जलीय जीव श्वसन किस प्रकार से करते हैं, जलीय जीव, ठीक है, श्वसन किस प्रकार से करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। भाई पानी में रहने वाले जीव, ध्यान रखना, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा ध्रुव कमजोर होती है। ठीक है, मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन की रुधिर ले जाता है। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं जहां से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहां एक यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्कर में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। ये लास्ट लाइन भी आपको यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे ध्यान दो, ज्यादा नहीं है, बस ये चैप्टर बड़ा भी है और 8 नंबर का भी है, तो आपको भी पता है कि काफी अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करने के लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत की भी जरूरत होती है। मानव के श्वसन की क्रियाविधि को समझाओ या मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाओ। ठीक है, आया हुआ प्रश्न, जो नासा द्वार के माध्यम से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है, नासा द्वार में वायु महीन बालों द्वारा फिल्टर हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियों रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, जो इस प्रक्रम में क्या होती है, साइट। यहां से वायु कंठ से श्वास नली द्वार फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के बल्ले उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित नहीं हो, यानी वायु श्वास नाल में ही जानी चाहिए। फुफ्फुस के अंदर श्वसन मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में, छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना बनाता है, जिसे कुपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसा लिखा है बना पड़े आप लिख लेना, जरूरी नहीं ऐसा कैसा रटे आप लोग इसको रटने लग जाओ। ठीक है, ध्यान दो आगे। कोपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जब हम श्वास लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है। ध्यान रखना, श्वास अंदर लेते हैं तो ध्यान रखना हमारी जो पसलियां हैं वो ऊपर उठती है और डायफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। ठीक है, डायफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। आगे ध्यान दो, जिससे वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इससे वायु फुफ्फुस की वायु कुपिकाओं में भर जाती है। रुधिर से शरीर से एकत्रित CO2 कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। यह वायु कुपिकाओं में O2 CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक है, फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। कल मैंने बताया था आपको, हीमोग्लोबिन का जो अट्रैक्शन है, उच्च बंधुता है, वो किसके साथ में होती है, तो मैंने बताया था ये कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है। किससे होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है, आरबीसी में उपस्थित होता है। ये छोटे प्रश्नों में अभी अभी आपने क्लियर कर लिया है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा और रहा है, बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, बस होने वाला है इसमें। अब अंतिम पेज की तरफ अपन रुक करेंगे बस थोड़ी ही देर में, और ध्यान देंगे सभी, आगे ध्यान देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है।
ठीक है। गैसों के आदान प्रदान में वायु कुपिकाएं अधिकतम विनिमय करती है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखो, क्योंकि वायु कुपिकाओं का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे गैसों का विनिमय क्या होता है, दक्ष होता है। मानव में जो दोहरा रक्त परिसंचरण होता है उसकी व्याख्या करो। मानव में हृदय में ऑक्सीजन ही तो विऑक्सीजन रक्त प्रवाह के प्रक्रम को समझाओ। मानव में O2 CO2 परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थित चित्र बनाओ। सभी का उत्तर यहां से बस एक सिंगल उत्तर है और आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ध्यान दो, रटने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज ये, ठीक है। बड़े ध्यान से समझो। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, बता दिया, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं रिटर्न कर रहा हूं, रीडिंग कर रहा हूं, सिर्फ मैंने चीजें पढ़ा दी, डिटेल्स बता दी, तो कोई सोचे कि सर समझाना, तो ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। अभी मैंने पढ़ाई हुई चीजों को ही वापस रिपीट कर रहा हूं, ये कल पढ़ाया आपको। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले, 4 कोष्ठ होते हैं। आलिंद और नीले के मध्य वाल लगे होते हैं। जब आलिंद या नीले संकुचित होता है, वाल रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं और बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से संकुचन से रक्त बाएं नीले में प्रवेश करता है। बाएं नीले के संकुचन से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। रक्त से ऑक्सीजन कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा यह ऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में एकत्रित कर महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में डाला जाता है। इन आलिंद में संकुचन से रक्त दाएं नीले में प्रवेश करता है। दाएं नीले में संकुचन होने पर रक्त को फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में लाया जाता है। यह रक्त पुनः ऑक्सीजन जनित हो जाता है और इस प्रकार प्रत्येक एक चक्कर में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। इसलिए मनुष्य के जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और ब्लड है वो धमनी और शिरा के माध्यम से बहता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखो लसिका क्या है, यहां से लास्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। लसिका क्या है और लसिका के 2 कार्य क्या है, फिर अगले पेज पे बात करेंगे। लसिका एक प्रकार का द्रव है। लसिका क्या है, एक प्रकार का द्रव जो वहन में सहायता करता है, ठीक है। कोशिका की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहां से ध्यान रखना है, ज्यादा भी याद नहीं रहे तो ध्यान रखना कि लसिका एक द्रव होता है जो वहन में सहायता करता है। यह प्रोटीन होता है, ठीक है, इसका वहन करता है। इतना थोड़ा ध्यान रख लेना, ज्यादा भी ध्यान नहीं रहे तो। प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं का बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिका अवकाश में आ जाता है, उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करता है। क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित जो पाचित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। क्षुद्रांत द्वारा जो अवशोषित पाचित वसा का वहन कौन करेगा, लसिका करता है। और इसके अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश के से वापस रुधिर में ले जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ध्यान दो। शिरा धमनी में अंतर के बारे में बात करें, हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके। रुधिर को अंगों से हृदय में लाती कौन, शिरा, ठीक है। रुधिर को अंगों से हृदय में लाती है शिरा, जबकि धमनी ध्यान रखना रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है। शिरा ध्यान रखना अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, फुफ्फुसीय शिरा अपवाद है इसका। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय धमनी इसका अपवाद है, ठीक है। शिरा में रक्त दाब कम होता है, धमनी में रक्त दाब ज्यादा होता है। शिरा में वाल पाए जाते हैं, धमनी में वाल नहीं पाए जाते। शिरा की दीवार पतली होती है, धमनी की दीवार मोटी होती है। ये आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। काफी अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान देना यहां से भी। अब ये रक्त दाब अपन ने कल पढ़ा है, फिर से देख लीजिए। बार बार चीजें आपकी रिपीट हो रही है इन वीडियो के माध्यम से, ठीक है। ध्यान देंगे। रक्त दाब किसे कहते हैं, क्या होगा यदि रक्त दाब उच्च हो जाए तो, बीपी हाई हो जाए तो क्या होगा, समझाओ, ठीक है। देखो, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, रक्त दाब। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनी में बहुत ज्यादा होता है। और धमनी के अंदर रुधिर का जो दाब है, नीले प्रकुंचन संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है, ठीक है। सामान्य प्रकुंचन दाब मैंने बताया था 120 होता है सिस्टोलिक मान, ठीक है। और डायस्टोलिक लगभग 80 mm पारा होता है। स्पाइगेनोमीटर नामक यंत्र से इसको मापा जाता है। उच्च बीपी हो जाए तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं, अति तनाव कहते हैं। मैंने कहा था हाइपरटेंशन कहते हैं इसको। और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट सकती है और आंतरिक रक्त स्तरण हो सकता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। ध्यान दो। आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे।
ठीक है, ध्यान देंगे। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन का महत्व बताओ। पादप के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पादप के वायु भाग होते हैं, उनके द्वारा वाष्प के रूप में जो जल बाहर निकल के चला जाता है, हानि के रूप में चले जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का जो महत्व होता है, वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। वाष्पोत्सर्जन पौधों के ताप नियमन में भी सहायक है। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तब वाष्पोत्सर्जन जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। ठीक है, पादपों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन को समझाइए। यदि आपकी ऐसी बात है तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहां से देखिए, ध्यान देंगे। पादपों में जल खनिज लवणों का परिवहन समझाओ। जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा